बीजेपी के लिए 2024 का ये लोकसभा चुनाव बड़ा मुश्किल होता दिख रहा है। मुश्किल उसे दूसरे राज्यों में दूसरे राज्यों मतलब उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में और पश्चिम बंगाल में, दक्षिण भारत में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में होती हुई तो साफ तौर पर दिख रही है। राजस्थान में जिस तरह से बगावत है बीजेपी के भीतर, वो खुलकर सामने आई है। हरियाणा में सिटिंग एमपी कांग्रेस में चले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी यही हालात हैं। दक्षिण में तो नेता नहीं मिल पा रहे हैं, संगठन के या फिर गठबंधन के सहयोगी नहीं मिल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। लेकिन गुजरात में क्या हो गया? 2024 लोकसभा चुनाव में गुजरात बीजेपी के लिए सबसे आसान राज्य माना जा रहा था, लेकिन राज्य की करीब आधा दर्जन सीटों पर पार्टी के भीतर एक बेचैनी है, बौखलाहट है, एक हड़बड़ाहट है और विद्रोह है। बाहर से भी विद्रोह है और पार्टी के भीतर भी विद्रोह है और पार्टी की ये बेचैनी बढ़ गई है। वडोदरा में नए उम्मीदवार का ऐलान करके पार्टी ने जहां स्थिति संभाल ली, तो वहीं वलसाड़, साबरकांठा, राजकोट, पोरबंदर जहां पर स्थिति अभी ठीक नहीं है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव काफी पहले से ही सभी सीटों पर जीतने का ऐलान कर दिया था। पहले से ही कहा था कि हम 5 लाख के मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। सभी 26 सीटों के लिए चुनावी कार्यालय भी खोल दिए गए थे। संगठन के पदाधिकारी इस बात को लेकर नाराज हैं कि कांग्रेस से आए नेताओं को तवज्जो मिल रही है और बीजेपी के नेता परेशान हैं। हालात तो यही है। एक आंकड़ा यह बता रहा है कि लगभग 150 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे होंगे बीजेपी के जो कांग्रेस से आए हुए बीजेपी के उम्मीदवार नहीं होंगे। वो बीजेपी या आरएसएस के कार्यकर्ता या संगठन में काम करने वाले लोग नहीं होंगे, बल्कि वो लोग हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। इसलिए गुजरात में भी यह असंतोष बढ़ गया है। गुजरात में जिस तरह से बीजेपी उम्मीदवारों की बयानबाजी हुई है, इससे सब हैरान है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पार्टी विद द डिफरेंस या पार्टी विद डिफरेंस बन गई है। विरोध से बीजेपी के बड़े चेहरे जो है वो भी अछूते नहीं है। राजकोट में जिस तरह से पुरुषोत्तम रुपाला का विरोध हो रहा है, उन्हें पैराशूट उम्मीदवार बताया जा रहा है, और जिस तरह से पार्टी कार्यालय राजकोट का उस पर ताला जड़ दिया गया है कि वहां पर कोई कार्यकर्ता ना वर्कर ना कोई नजर ही नहीं आ रहा है। पोरबंदर में पैराशूट एंट्री ने मनसुख मांडविया के सामने भी स्थिति को खराब कर दिया है। जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं, बीजेपी संगठन में नाराजगी है, बीजेपी के नेताओं में नाराजगी है, अंदरूनी विरोध से ही स्थिति बिगड़ गई है। स्थिति ठीक नहीं है बीजेपी के। कुछ स्थानों पर कांग्रेस के अच्छे उम्मीदवार उतरने से बीजेपी के उम्मीदवार टिकट भी वापस कर रहे हैं। बीजेपी के सामने ऐसी यॉर्कर कांग्रेस फेंक रही है जिसका सामना करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। लोकसभा ही क्यों, विधानसभा की 5 सीटों के उपचुनाव भी हैं, जहां पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि अपने नेताओं को कैसे जितवाए। बीजेपी से जो कांग्रेस के उम्मीदवार जो इस्तीफा देकर आए, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। अब ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार उन कांग्रेस के नेताओं के लिए कैसे वोट मांगे जो कि कभी कांग्रेस में रहते थे, अब बीजेपी में आ गए। 2009 के बाद से राजकोट में ऐसी स्थिति बनी कि ताला पड़ गया। ऐसा विद्रोह, जो लोकल लीडर हैं वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं चुनाव में, और साफ तौर पर राजकोट के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर ताला लगना ये बहुत बड़ी घटना है बीजेपी के लिहाज से। राजकोट बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय बना और गुजरात का केंद्र बिंदु माना जाता है बीजेपी के लिए। आरएसएस और जनसंघ के लिए भी महत्वपूर्ण सीट रही है। लेकिन ऐसे में ये जो स्थिति बन रही है वो कई और सीटों को भी डिस्टर्ब कर रही है। बीजेपी गुजरात में जिस तरह से टिकट वापसी का सामना कर रही है, वैसे ही जिनको उम्मीदवार बना दिया गया उनके खिलाफ कार्यकर्ताओं का गुस्सा सामने आ रहा है, फूट रहा है। जिस पार्टी में ये कहा जाता था कि आला कमान ने जो कह दिया उसी को सब सुनेंगे, उसी की लाइन पे सब चलेंगे, उससे अलग किसी की लाइन नहीं होगी, तो लाइन अब सब बिगड़ गई है। बीजेपी की लाइन लेंथ सब बिगड़ चुकी है, क्योंकि हालात गुजरात में संभलते नहीं संभल रहे हैं। बड़ौदा की सीट पे उम्मीदवार को मनाने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह को फोन करना पड़े और वो उनकी भी ना सुने, तो आप समझिए कि स्थिति कितनी चिंताजनक है।
जहां बीजेपी इस कोशिश में थी कि 400 पार का नारा उसने दे दिया है, तो बंगाल और दक्षिण भारत के वो राज्य जहां बीजेपी का खाता नहीं खुलता है या बीजेपी को लोग पसंद नहीं करते हैं, वहां की सीटों में बढ़ोतरी की जाए, वहां से ज्यादा सीटें लाई जाएं ताकि ये 400 पार का आंकड़ा पूरा हो सके। उल्टा हो क्या रहा है कि जहां बीजेपी जीतती ही जीतती है, ज्यादातर क्या 99% सीटें पर जहां कब्जा रहता है, वहां 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पे समीकरण पूरी तरह से बदल गए। और समीकरण बदलने में सबसे बड़ा योगदान बीजेपी का ही है। बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे कि लोकल वर्कर पूरी तरह से नाराज है, खुलकर विरोध कर रहा है। बीजेपी की अंदरूनी सियासत ही बीजेपी को हरा रही है गुजरात में, और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे। हालांकि कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवारों के सामने आने के बाद स्थिति बीजेपी के लिए और खराब हो गई है। हालात तो ये हैं कि कई नेता अपना टिकट इसलिए भी वापस कर रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार वहां बहुत मजबूत स्थिति में। न सिर्फ लोकसभा का चुनाव बल्कि उपचुनाव जो विधानसभा का हो रहा है, उसमें भी कांग्रेस ने अपने जो उम्मीदवार उतारे हैं, जिनकी फहरिस्त है, वो एक बहुत मजबूत कड़ी है। और ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार पाला बदलने की कोशिश में भी लगे हैं, पल्ला छुड़ाने की भी कोशिश पे लगे हुए हैं, और इस कोशिश पे लगे हैं कि कैसे भी स्थिति से निपटा जाए और निपटती हुई इस स्थिति में पूरे हालात को बदला जाए। इन तमाम चीजों के बीच गुजरात की लड़ाई बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गृह राज्य है। यहां से अगर बीजेपी को सेटबैक लगता है, झटका लगता है, तो ये बीजेपी की रणनीति को पूरे देश में हिलाकर रख देगा। गुजरात हाथ से फिसला, ये समझिए कि गढ़ हाथ से निकल गया। जिस गुजरात मॉडल का जिक्र बीजेपी कर 2014 में सत्ता में आई, और प्रधानमंत्री जिस गुजरात मॉडल को सबसे बेहतर मॉडल बताते हुए पूरे देश में रैलियां कर रहे थे और लोग इसी नाम पर वोट कर रहे थे कि गुजरात विकसित हो गया है तो देश भी विकसित हो जाएगा, आज उसी गुजरात में बीजेपी के लिए टिकट बांटना मुश्किल हो गया। चुनाव कार्यालयों में ताले पड़े हैं, उम्मीदवारों का विरोध खुलकर हो रहा है, शहर की सड़कों पर पोस्टर बैनर लग रहे हैं विरोध के लिए। ऐसे में स्थिति यह है कि बीजेपी गुजरात में बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गई। ऐसा चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलने के लिए रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ तो विद्रोह, और विद्रोह के ऊपर टिकट बंटवारे में ऐसे उम्मीदवार जिनकी जीतने की उम्मीद ना हो, दूसरी तरफ कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार, तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक आने वाले फैसले मोदी सरकार को देश के भीतर जवाब देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लोगों के सामने जवाबदेही तय होनी चाहिए कि चुनावी बॉन्ड को लेकर प्रधानमंत्री क्यों इतने असहज हो जा रहे हैं। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द गुजरात की सियासत में बीजेपी सबसे मुश्किल दौर में पहुंच गई है, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस गुजरात को बचाने के लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री किस तरह से इस पूरे समीकरण को साधते हैं। अब बीजेपी की उम्मीद सिर्फ प्रधानमंत्री की रैलियों पर ही रह गई है कि अगर रैलियों में भी ये विद्रोह दिख गया या रैली में लोग पहुंचे और वोट नहीं दिया तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान में तो जबरदस्त विद्रोह चरम पर है, तो वहीं हरियाणा में भी माहौल बेहतर नहीं, तो फिर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में भी अनबन की खबरें लगातार आ रही हैं, और दक्षिण भारत में तो एक तरह से दरवाजे बंद बीजेपी के दिख रहे हैं। यानी कि गुजरात अगर हाथ में नहीं आया तो फिर समझिए कि इस बार 400 पार का नारा सिर्फ नारा बन के रह जाने की स्थिति में पहुंच गई है बीजेपी। इसलिए विपक्ष की इस महारैली जो दिल्ली में हुई, उसके बाद समीकरण और ज्यादा बदलते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल तमाम जो समीकरण बदलेंगे, गुजरात की स्थिति में क्या कुछ होगा, कितनी अनबन बीजेपी के खिलाफ जाएगी और कितना बीजेपी उसे बचाने में कामयाब रहेगी, तमाम चीजों पर नजर रहेगी। बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ।